दिन था 18 अप्रैल और सन था 1912। 18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात का समय होगा, लगभग 10 बजे के आसपास। 40,000 लोग दिल थामे हुए इंतजार कर रहे थे कि यह काली रात कब खत्म होगी, और उन्हें पता ही नहीं था कि न्यूयॉर्क के समुद्र में एक सैलाब आने वाला है। जब यह घटना घटी तो अपने पीछे बहुत सारी बातें और बहुत सारे रहस्य छोड़कर चली गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। आज की जो घटना है वो किसी क्राइम की स्टोरी नहीं है। ये जो घटना है आपकी रूह को कपा देगी। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज के शुरू के सफर से लेकर डूबने तक की निर्मम दर्दनीय कहानी की पूरी दास्तां। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, स्टोरी पूरी सुनिए, इसे स्किप मत करिए। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो की हम शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ब्रिटेन से साउथ हेडन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा पर तैयार था। ये जो टाइटैनिक जहाज की यात्रा थी, ये पहली यात्रा थी और यही उसकी आखिरी यात्रा हुई। इसके बाद टाइटैनिक जहाज इस पहली यात्रा में ही डूब गया। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब ही नहीं सकता था। उसको इस तरह से बनाया गया था। पर क्या दुर्घटना हुई, ये जानने के लिए इस कहानी में आपको मेरे साथ बने रहना होगा। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। इसका अलग ही माहौल था, क्योंकि टाइटैनिक बहुत विशाल जहाज था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। और ऐसा माना जाता है कि इस टाइटैनिक जहाज की भव्यता को देखने के लिए जितने लोग टाइटैनिक पर यात्रा कर रहे थे, उससे अधिक लोग उसको देखने के लिए वहां पर उमड़े हुए थे। अब टाइटैनिक जहाज के आकार की बात करें तो टाइटैनिक जहाज का आकार 269 मीटर लंबा, 269 मीटर ये लंबा था और इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी और जो 8 मंजिला था। मतलब कि 269 मीटर लंबा था और 53 मीटर इसकी ऊंचाई थी और 8 मंजिला ऊंचा था। एक होटल नुमा, एक आलीशान होटल की तरह दिखता था। आप परिकल्पना करके देखिए कि 8 मंजिल का जहाज कितना बड़ा दिखता होगा और उसका आकार उस समय क्या रहा होगा। अब जहाज बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, अंदर से उतना आलीशान भी था। अब इसके अंदर था क्या क्या? इसके अंदर 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टोरेज हीटेड स्विमिंग पूल थे, जो कि पानी को गर्म रखते थे। 4 रेस्टोरेंट थे, लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी टर्किश बाथ था, इलेक्ट्रिक बाथ था और बाबर शॉप थी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज अपने आप में एक चलता फिरता एक होटल था, जिसमें सभी तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी। खास बात यह थी कि टाइटैनिक को खास क्या बनाता है? टाइटैनिक को खास बनाता है उसका सेफ्टी टूल्स, सेफ्टी का तरीका। टाइटैनिक जहाज को इस तरह बनाया गया था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता था और इसको एक नाम दिया गया अनस्किम्बल। अनस्किम्बल का मतलब होता है कि वो जहाज जो कभी डूब ही ना सके, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया था कि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। अब बॉटम हल होता क्या है? जब जहाज को बनाया जाता है तो जहाज के बाहर स्टील का एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम सरल भाषा में जहाज की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, और ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का हल वैसे तो बहुत मजबूत था, लेकिन कंपनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने टाइटैनिक के हल को निचले वाले हिस्से को यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया था। जब कोई शिप समुद्र में चलती है तो उसका ज्यादातर भाग, निचला हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा पानी में रहता है और पानी में चलने के दौरान यदि वो किसी चट्टान या पत्थर से टकरा जाए तो उसमें रिसाव होने लगेगा और उस हल में पानी भरने लगेगा, और जब उसमें पानी भर जाएगा तो फिर जहाज डूबने की तरफ जाता है। पर टाइटैनिक जहाज में इस समस्या का
निवारण किया गया और उस पर बेहद ध्यान दिया गया और डबल हल का प्रयोग किया गया। अगर वो किसी जहाज से या किसी चट्टान से टकरा भी जाए तो सिर्फ एक ही हल में पानी भरेगा, दूसरे हल में पानी नहीं भरेगा। अब टाइटैनिक की दूसरी सेफ्टी फीचर्स की हम बात करते हैं। टाइटैनिक के दूसरे सेफ्टी फीचर्स में यानी कि 16 वाटर टाइप कंपार्टमेंट में डिवाइस किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अगर मान के चलें कि जहाज के निचले हिस्से में कहीं छेद हो भी जाता है और धीरे धीरे करके जहाज में पानी भरने भी लगता है और पानी के अंदर जहाज डूबने लगता है, तो इसके अंदर नीचे की तरफ 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। 16 औसतन किसी जहाज में एक होते हैं, कंपार्टमेंट 2 होते हैं, पर टाइटैनिक में 16 बनाए गए थे कि यदि जहाज किसी चट्टान किसी पत्थर से टकराता भी है तो सिर्फ एक कंपार्टमेंट में पानी भरेगा, उसके बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जब तक 16 कंपार्टमेंट में पानी भरेगा तब कहीं जहाज जाकर डूबेगा। तो ऐसी संभावना थी कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता था और 16 कंपार्टमेंट इसमें बनाए गए थे। इसीलिए इस जहाज को अनस्टेबल जहाज का नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि किस कंपनी ने इस जहाज को बनाया और कितना समय लगा। इस जहाज को व्हाइट स्टार कंपनी ने बनाया था, जो कि 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। कंपनी ने इस जहाज को बनाने के लिए टोटल 3 साल का समय लिया था। जहाज 2 अप्रैल 1912 को बनकर तैयार हो चुका था और इसके 8 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 2012 को इस जहाज को अपनी पहली यात्रा पर निकलना था। जब जहाज 2 अप्रैल 1912 को बनकर तैयार हो गया तो 8 दिन में इसकी प्रिपरेशन की गई, सभी को बता दिया गया कि जहाज अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को निकलेगा। अब इस जहाज में बड़े बड़े लोग सवार थे। कुछ लोग ऐसे सवार थे जो पहली बार ही जहाज में बैठे थे, कुछ नवविवाहित जोड़े थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अमेरिका जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। तो जहाज में सवार हो गए। इस जहाज में लगभग 2240 पैसेंजर सवार थे, 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर ये सब सवार थे। अब बात करते हैं इसके कप्तान की। तो उसके कप्तान 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जो बहुत ही अनुभवी कप्तान थे और काफी सालों से पानी के जहाज को चला रहे थे। अब साउथ हेडन से न्यूयॉर्क पहुंचने में जहाज को 7 से 8 दिन का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे बड़ा, सबसे तेज चलने वाला जहाज था, जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि जहाज सबसे तेज चले और जल्दी से जल्दी समय पर अमेरिका पहुंच जाए। जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता का एंजॉय लें, रफ्तार लें और उसकी जो भव्यता है, सुंदरता है, उसकी रफ्तार का आनंद लें। अब टाइटैनिक की सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल्स हुए थे, फिर टाइटैनिक को लंबी यात्रा के लिए तैयार किया गया। ऐसा नहीं कि पहली यात्रा थी टाइटैनिक की, जहाज 2 अप्रैल 1912 को तैयार हुआ और 10 अप्रैल 1912 को एकदम निकाल दिया गया। जहाज को यात्रा पर निकालने से पहले कई टेस्ट लिए गए, कई बार इसे परखा गया और कई सेफ्टी टूल्स को जांचा परखा करने के बाद इसे पहली यात्रा पर निकाला गया। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी एक शिप थी और जो कि देखा जाए तो शिपों का निर्माण करती थी और टाइटैनिक की तरह थी, लेकिन वो थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता है। मार्च 2012 में ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी, इसलिए ओलंपिक शिप में इमरजेंसी बंदरगाह पर रिपेयर के लिए लाया गया और इसे रिपेयर होने के में कई महीनों का समय लगा था। इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का जो बिजनेस था कई दिनों तक बंद हो गया था। उनके बिजनेस पर एक मोहर टाइप की लग गई थी कि इतना बड़ा जहाज बनाया और वो जहाज अचानक खराब हो गया। तो इसलिए जब उन्होंने टाइटैनिक को बनाया तो वो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। अब अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए उन्होंने यानी कि अप्रैल में एक नई जहाज को लॉन्च किया, जिसका नाम था टाइटैनिक टॉनिक को लॉन्च करने का किया।
क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, इस वजह से टाइटैनिक के क्रू मेंबर अनुभवी लोगों का होना जरूरी था। इस वजह से टाइटैनिक में कुछ क्रू मेंबर को हटा दिया गया, क्योंकि ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर को टाइटैनिक के क्रू मेंबर में शामिल किया गया था। वो नहीं चाहते थे कि इतने बड़े जहाज पर कोई नया क्रू मेंबर जाए, सभी उन्होंने अनुभवी क्रू मेंबर रखे थे। जो जहाज का पायलट था, चलाने वाले थे, वो भी 62 साल के एक अनुभवी व्यक्ति थे। अब सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए, सभी गलतियों को हटाते हुए, अनुभवी लोगों को रखते हुए इस जहाज को अपनी यात्रा पर निकाला गया। अब बात करते हैं टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपने ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है और कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे इस महीने में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। आइसबर्ग का मतलब ये होता है बर्फ के पहाड़ मिलते हैं। उन्होंने इसलिए इस खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़कर साउदर्न रूट के थोड़े लंबे रास्ते को चुना, क्योंकि लंबा रास्ता जरूर था पर उस रास्ते में बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ मिलते, बड़े बड़े पहाड़ नहीं मिलते। अब ये छोटे छोटे पहाड़ टूटकर इस रास्ते को द्वारा अटलांटिक ओशियन तक पहुंचते हैं और वहां जो रीजन होता है वो अप्रैल के माह के कारण होता है, क्योंकि अप्रैल के माह में सभी जगह गर्मी होती है तो बर्फ पिघलने लगती है, तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघलकर छोटे छोटे रूप में बदल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आइसबर्ग से अटलांटिक ओशन पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशन पहुंचते पहुंचते जो बर्फ है वो पूरी तरह पिघल जाती है। इस तरह जो खतरा रास्ते में थोड़ा बहुत होता है वो खतरा खत्म हो जाता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। अब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर जहां एक क्रूज नेट्स होता है, इसे लुकार्ड भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर खड़े रहते हैं और जो दूरबीन लेकर खड़े रहते हैं वो दूर से देखते हैं कि कहीं बर्फ का पहाड़, कहीं कोई बर्फ की चट्टान तो दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई चट्टान दिखाई देती है, अड़चन आती है, जहाज उससे टकरा सकता है, तो रास्ते को वायरलेस के माध्यम से संदेश भेजते हैं और बताते हैं कि आगे ये रुकावट आने वाली है। अब टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स एक वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाजों के साथ संपर्क में थे और 14 अप्रैल को दोपहर के लगभग 2 बजे टाइटैनिक को आइसबर्ग के होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वो बताते हैं कि वहां पर एक आइसबर्ग है, एक पहाड़ है, एक चट्टान है बर्फ की, जिससे आपको बचकर चलना है। अब वायरलेस ऑपरेटर होते हैं जैक फिलिप्स। इस चेतावनी हाँ के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। वो कप्तान को बताते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जो जोसेफ होते हैं, जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक के जोसेफ स्मिथ को आइसबर्ग मिलने की चेतावनी दी और बताया कि हमें चेतावनी मिली है, हमने इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग जो मिलते हैं उससे खतरा हो सकता है। पर कैप्टन कहते हैं कि ये आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ये सामान्य सी बात है। जब जहाज सफर पर चलता है और आइसबर्ग टकराते हैं और मिलते हैं तो ये कॉमन सी बात है, मिलते हैं, ऐसा होता है। अब जिस जहाज में वो बैठे थे वो एक मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज था। ग्रुप्स इसमें नहीं चाहते थे कि इस चेतावनी की वजह से जहाज की स्पीड कम हो। जहाज अपने निरंतर समय से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 बार और चेतावनी मिलती है। वो 5 बार और चेतावनी देते हैं कि भाई वहां पर आइसबर्ग है, बर्फ का पहाड़ है, उससे आप टकरा सकते हैं, आपको नुकसान होता है। पर वो इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। दोपहर से जहाज चला, फिर शाम हो गई और फिर रात हो गई और दुर्भाग्य से आज आसमान में चांद भी नहीं निकला, जिससे कि जो दृश्य था, देखने की क्षमता थी, जो रोशनी थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी, अंधेरा था। और जो लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था जिससे कि वे दूर से आने वाली अड़चन को देख सकें। अब टाइटैनिक अपनी फुल रफ्तार से लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और जब वो चल रहा था तो आइसबर्ग से टाइटैनिक जहाज की दूरी थी वो 2 घंटे की थी। मतलब कि 2 घंटे बाद
टाइटैनिक जहाज उस आइसबर्ग बर्फ की पहाड़ या चट्टान से टकराने वाला था। घंघोर अंधेरा था, पानी की लहरें चीख रही थी, अंधेरा भी अपने चरम पे था और सारी परिस्थितियां जहाज की प्रतिकूल थी, कोई भी स्थिति उसके साथ नहीं थी। अब जहाज इस बात की परवाह करते बिना अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था और आगे बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान थी। रात के 11:30-12 बजे का समय हो चुका था और अब आइसबर्ग से जहाज मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस रफ्तार से जहाज चल रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जहाज को उस आइसबर्ग चट्टान तक पहुंचने में 11 से 12 मिनट का समय लगने वाला था। मतलब कि 2240 यात्री उस जहाज में सवार थे, क्रू मेंबर सवार थे, जो कि इस घटना से बेखबर थे कि आगे एक बर्फ का पहाड़ है और उससे पहाड़ टकरा सकता है और जहाज अपनी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। मात्र 7 किलोमीटर वो दूरी पर था और समय हमारे पास 11 से 12 मिनट का था। अब रात हो चुकी थी, कड़कड़ाती हुई ठंड थी, काला अंधेरा था। जहाज के सामने जो अड़चने आने वाली थी वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई दूरबीन था उनके पास जो वो दूर तक देख सके। अब उसे बिना देर किए कप्तान ने जल्दी से घंटी को 3 बार बजाया और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्द से जल्द जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर, जिनका नाम होता है विलियम्स, जैसे इस चेतावनी को सुना उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया। एक आगे की तरफ जब इंजन चलता है तो जहाज आगे बढ़ता है और रिवर्स में दबाते हैं जहाज पीछे की तरफ होता है, तो उन्होंने रिवर्स इंजन चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड की तरफ में मोड़ने लगे। पर जब तक वो जहाज में रिवर्स इंजन चालू करते, लेफ्ट साइड में इंजन को मोड़ते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसको रिवर्स इंजन में ले जाकर रोका नहीं जा सकता था और इतना बड़ा जहाज इतने कम डिस्टेंस में, इतने कम समय में, इतनी तेज रफ्तार में मोड़ पाना बिल्कुल असंभव था। अब टाइटैनिक का आगे वाला राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और ये टकराव इतनी जोर से होता है कि सभी यात्रियों को हिलाकर रख देता है। एक धमाका टाइप जहाज में महसूस होता है। दुर्भाग्य से टाइटैनिक जहाज का जो डबल बॉटम हल होता है वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था। क्या होता है, जो डबल बॉटम हट लगाया गया था वो जहाज के नीचे लगाया गया था और बर्फ की चट्टान की टकराव हुआ था वो साइड से हुआ था, जैसा कि फिल्मों में आपने देखा होगा। ये जहाज ये जहां पर ये टकराया वहां पर सिंगल लेयर लगी हुई थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच की तो उन्होंने देखा कि जहाज में नुकसान हो गया है और जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और जब 6 कंपार्टमेंट डैमेज हुए तो जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। ये देखकर जो कप्तान स्मिथ होते हैं वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जहाज में केवल 4 कंपार्टमेंट के भरने पर ही तैर रहा था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि जहाज को अभी तक अनस्टेबल बोला जा रहा था, अब वो डूब जाएगा। जो दावे कंपनी ने बड़े बड़े दावे किए थे वो दावे कंपनी के झूठे निकले। अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के लगभग 12:40 का समय हो चुका था। कैप्टन स्मिथ ने क्रू मेंबर्स को डिस्टेंस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास में जो भी जहाज हो, जो भी मदद हो, और जो वायरलेस किए उन्होंने सिग्नल भेजे कि आकर हमारी मदद कर सकें। अब कैप्थिया अपनी फुल स्पीड पर भी चलता, तब भी कैप्थिया टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लेता। अब सवाल ये था कि क्या 5 घंटों तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा, क्या टाइटैनिक अपने आप को बचा पाएगा। जैसे जैसे टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की तरफ डूबता जा रहा था और पानी धंस रहा था। टाइटैनिक में तनाव बढ़ने लगा था, अफरा तफरी मचने लगी थी, लोग अपने आप में घबराने लगे थे और अब सबको ये महसूस हो गया था कि टाइटैनिक जहाज अब डूबने वाला है। वो जहाज जिसके लिए दावा किया गया था कि जो कभी नहीं डूबेगा, अब वो डूबने की कगार में था। अब
लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जो कप्तान और क्रू मेंबर होते हैं, लाइफ बोट्स होती है, उनकी पहली जवाबदारी थी कि फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाना और उनको प्रायोरिटी पहले देना। जहाज अब लगभग रात के 2 बजे के आसपास का समय हो गया था। अब आखिरी बोट को पानी में उतारा जाता है और जहाज पर लगभग 1490, लगभग 1500 के आसपास लोग बचे थे। इतना खौफ हो गया था कि जो लोग तैर सकते थे उन्होंने पानी में छलांग लगा दी और जिसको जो समझ में आया उन्होंने वो किया। पर समुद्र भी उस रात बहुत बेरहम था। आइसबर्ग था, पानी ठंडा था और दोस्तों आपको जान के अजीब लगेगा कि उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। 2 डिग्री सेल्सियस में यदि कोई व्यक्ति कूद जाए तो वो 15 से 20 मिनट तक ही सरवाइव कर पाएगा और उससे ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा और बॉडी उसकी ठंडी हो जाएगी और खून उसका जमने लगेगा और वो मर जाएगा। पर जब हड़बड़ाहट हो गई, जान बचाने की जिद्दोजहद थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो जिसको जो समझ में आया, जिस तरह आया, उसने वो काम किया। कुछ लोगों ने सोचा कि हम कूद कर समुद्र पार कर जाएंगे, पर उन्हें पानी के टेम्परेचर का अंदाजा नहीं था और वो कूद तो गए पर समुद्र पार कर नहीं पाए और पानी की उस लहरों में उनकी समाधि बन गई। आसमान के प्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसमान में मौजूद किसी जहाज का ध्यान उनकी ओर आ जाए, वो वहां उन्हें बचा ले, लेकिन कोई भी जहाज को बचाने के लिए नहीं आया। उन्होंने हवाई जहाज को भी संदेश भेजा, वायरलेस भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उधर पानी की रफ्तार 2 गुना थी। टाइटैनिक जहाज में पानी बढ़ता जा रहा था और टाइटैनिक जहाज का अगला भाग पूरी तरह से पानी के अंदर धंस चुका था। पिछला भाग ऊपर उठने लगा और अगला भाग नीचे दबने लगा। तब जहाज के कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को बोला कि अपनी अपनी जान बचाओ, लेकिन जैक फिलिप्स अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्टेंस सिग्नल भेज रहे थे। वो किसी को जहाज की मदद के लिए बुला रहे थे। जो प्रयास वो कर सकते थे वो कर सकते थे। उनकी मदद करने आ रही इकलौती शिप कैप्थोरिया जो शिप थी, उनसे उनका संपर्क बना हुआ था और कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को ना छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं कैप्टन हूं, मैं कप्तान हूं, मैं इस जहाज को आखिरी समय तक चलाऊंगा और चाहे भले मेरी जान चली जाए, पर मैं किसी को छोड़कर, जहाज को छोड़कर नहीं भाग सकता। ये उनकी काम की सराहना करूंगा, मैं उनकी काबिलियत की, कि उन्हें पता था कि जहाज डूबने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं, फिर भी उन्होंने जहाज को ना छोड़ने का फैसला लिया। अब जहाज आगे का भाग पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। शार्क सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से पूरे जहाज में अंधेरा छा गया था। अब सिर्फ जहाज में एक ही चीज सुनाई दे रही थी, लोगों की चीख, लोगों की घबराहट, चिल्लाने की आवाज और मौत का खौफ पूरे जहाज में फैल चुका था। अब हवा भी पूरी तरह तेजी से चल रही थी। जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया और पिछला हिस्सा खड़ा हो गया। अब जहाज 2 भागों में टूट जाता है। समय रात के 2:25। टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र की गहराइयों में चला गया और 1500 से ज्यादा लोग जो इस जहाज पे अभी सवार थे, उनकी इस समुद्र में जल समाधि बन गई। अब अगले दिन सुबह कैप्टोनिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है, बचाने के लिए पहुंचता है, तो केवल 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। बाकी लोगों का कोई पता नहीं था। और 3 दिनों के बाद यानी कि 18 अप्रैल 1912 को रात के लगभग 10 बजे के आसपास कैप्टोनिया न्यूयॉर्क में पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कैप्टोनिया जहाज का इंतजार कर रहे थे। उन 40,000 लोगों को पता था कि हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे जीवन से जुड़े हुए लोग इस जहाज में सवार होकर वापस आ रहे हैं। इस हादसे के कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज तक खोज रहे हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन की गई तो चौंकाने वाली बात जब सामने आई कि टाइटैनिक जहाज डूबा तो डूबा क्यों। उस समय जहाज पर एक व्यक्ति मौजूद था जो कि 706 लोगों में जिंदा बचा था। उसने बताया कि टाइटैनिक जहाज से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था, पर
कैलिफोर्निया जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसेनबर्ग पहाड़ की चेतावनी दी थी। लेकिन ऐसी वजह थी कि कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक जहाज की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें होराइजन के आसपास में छोड़े आने वाली प्लेयर्स भी दिखाई दे रही थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्निया जहाज ने रात में आगे ना बढ़ने का फैसला लिया और उन्होंने अपना वायरलेस बंद कर लिया था। अगर वायरलेस चालू होता और टाइटैनिक जहाज उनसे मदद मांगता तो उनको मदद जरूर मिलती, जिससे टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल उनको रिसीव नहीं हो पाया और ना ही वो उनको संकेत भेज पाए, ना ही अब मदद मांग पाए कि हमारी मदद कर दीजिए, जहाज पानी से टकरा गया है। और इतनी हड़बड़ी मची कि किसी को एसएस कैलिफोर्निया से आते हुए सिग्नल की खबर ही नहीं मिली और उन्होंने तो अपना सिग्नल बंद कर लिया था। मोर्स सिग्नल को नहीं देखा गया। दरअसल उस समय की तरह के लैंप से और डार्ट से एक दूसरे को जहाज से संपर्क में लेने के लिए मोट कोड का इस्तेमाल किया जाता था। काश कैलिफोर्निया जहाज का रेडियो उस समय ऑन होता तो उनको सिग्नल मिल जाता और दुर्घटना नहीं होती और शायद इतने लोगों की जान आज बच जाती। और 7 साल समय गुजरता गया, लेकिन इस सवाल में लोगों को परेशान किया जा रहा है कि आखिर जिस जहाज को अनस्टेबल जहाज कहा गया, ऐसी उपाधि दी गई कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, वो जहाज कैसे डूब गया? इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिले और खूब सारी खोजबीन की। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक को अपनी गोद में छुपा रखा था। अटलांटिक महासागर ने उस रात बचे हुए 1500 यात्रियों को और उस जहाज को अपनी गोद में समा लिया, अपने आहोश में ले लिया और उनकी जल समाधि बना दी। और 700 में से 706 लोग सिर्फ बचे। जो लोग बचे उन्होंने चश्मदीदों ने इस घटना की जानकारी दी। अब उसका मलबा किसी को नहीं मिल रहा था। टाइटैनिक के मलबे की समुद्र की गहराइयों को ढूंढते ढूंढते 70 सालों से भी ज्यादा का समय गुजर गया। अब 1985 में पहली बार टाइटैनिक की मलबे की एक झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशिनोग्राफर रॉबर्ट्स बेलार्ड तो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोज हो चुकी है कि टाइटैनिक के मलबे की जो अवशेष हैं उससे उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह अनस्टेबल जहाज जो कभी ना डूबने वाला जहाज था, आखिर डूबा क्यों? ऐसा क्या हुआ? इसने सभी लोगों के, हम लोगों के होश उड़ा दिए। और जब जहाज मिला तो उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा हुआ था, बहुत बुरी कंडीशन में था। पिछले वाला हिस्सा भी बुरी कंडीशन में था। इसको देख के लगता था कि टाइटैनिक का दूसरा भाग है ही नहीं। मतलब कि टाइटैनिक का फ्रंट वाले हिस्से में करीब 2000 फीट की दूरी थी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब उसमें टाइटैनिक के हल को मजबूती देने के लिए जो रिक्वेस्ट लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। ये कंपनी ने जहाज को बनाते हुए कास्ट कटिंग करने की कोशिश की। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जहां पर आइसेनबर्ग बर्फ का पहाड़ था, टाइटैनिक की बॉडी उससे टकराई और उसके अंदर छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत 2 अप्रैल 1912 को हुई जब जहाज बनकर तैयार हुआ। उसके 8 दिन बाद 10 अप्रैल 2012 को जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला और फिर कभी वापस ही लौटकर नहीं आया। और जहाज हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिका महासागर की गोद में समा गया। और इस जहाज में जो 2240 लोग सवार थे, उसमें से केवल 708 लोग ही बच सके। टाइटैनिक जहाज जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, टाइटैनिक की घटना जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, वो दुर्घटना में कैसे बदली, कैसे जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला और अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, ये मैंने आपको इस कहानी में बताया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है और एक इतिहास में छुपी हुई जानकारी, एक टाइटैनिक जहाज के बारे में एक जानकारी जो आज तक शायद कभी आपने ना सुनी हो,
आपको नहीं पता था कि टाइटैनिक जहाज 2 अप्रैल 1912 को बना, 10 अप्रैल 1912 को पहली यात्रा पर निकला। 2240 यात्री उसमें सवार थे और जो पहली यात्रा पे हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली कहानी, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।